नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। थोड़े से अंतराल के बाद ये वीडियो जारी हो रहा है, जैसा कि पहले भी बताया गया था। और 2024 की चुनाव की सरगर्मियां भी दिखाई पड़ रही हैं। उसके पहले कुछ विधानसभाओं के भी चुनाव की भी वो सरगर्मियां हैं और विभिन्न जो शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के वेश में वो अपने अपने सत्ता हथियाने जो वो भी चुनाव के जरिए अपनी अपनी गणित में वो लग गई हैं। कोई महागठबंधन बना रहा है और बीजेपी अपना जो है वो हिंदुत्व की रट लगाए हुए है। कुल मिलाकर के जो माहौल सब अब तक बनाए हैं, खास करके जब से अंग्रेज गए, बिल्कुल विषाक्त वातावरण है। भारतीय जनता दल ने अपने करीब 1200 के ऊपर वीडियो के जरिए बताया गया है कि इस देश को जिस माहौल की आवश्यकता है वो माहौल है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल इत्यादि। इनके वातावरण की होने की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र सर्वोच्च था और राष्ट्र सर्वोच्च वह हर मायने में था। तो लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों की ही नीति पर चलते हुए इन कांग्रेसियों ने कभी भी राष्ट्र को सर्वोच्च नहीं माना। हमेशा जो है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति को लेकर के इस राष्ट्र के संस्थाओं का, संसाधनों का पूरा दोहन किया, इस देश को लूटा और अंग्रेजों की ही नीति पर चलते हुए अंग्रेजों के जाने के बाद भी और अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा पा करके इस समाज को बांटना, भारतीय समाज को बांटना, जबकि भारत के संविधान ने जो है हमारे देश के लोगों को जो भारतीय पहचान दी थी कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। और इन सबों ने, खास करके इन कांग्रेसियों ने कभी नहीं ये कभी नहीं इस बात के लिए सिखाया बताया कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। बराबर वो सिखाते रहे कि आप हिंदू हैं और कोई अल्पसंख्यक है
और जातिवाद का एक जो है वो घिनौना तांडव भी किया। लोग बताते हैं कि, और खास करके मेरी भी उम्र तो यानी वो 60 के ऊपर है, तो मैंने भी देखा है कि किस प्रकार ये कांग्रेस या जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है घिनौनी जातिवाद के नाम पर उन्होंने एक कम्युनिकेशन बनाया हुआ था कि हमारे जो पिछड़े कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जिनको क्योंकि हरिजन वगैरह शेड्यूल कास्ट वगैरह कहते हैं, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं उनको, और कुछ हमारे कुछ यानी ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का एक जातीय समीकरण बना हुआ था, और उस समीकरण का पूरा दोहन किया। हालांकि सत्ता प्राप्त के बाद जो है मैंने जिनके बूते ये सत्ता ये प्राप्त करती थी कांग्रेस या जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, उनके लिए क्या किया, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए क्या किया, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ही बताती है। और इनके कई कद्दावर नेता जो इनके मन में छुपी हुई बात है इन जीएनपीसी वालों के, इन कांग्रेसियों के, वह भी दिखाता है कि जिनके बूते इस कांग्रेसियों ने, इस जीएनपीसी वालों ने सत्ता का भोग किया, वो कैसा भाव रखते हैं अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, वो भी जाहिर है। इसलिए कि एक उसी जीएनपीसी या कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता ने कहा था कि यदि ये मुसलमान गटर में हैं तो गटर में ही पड़े रहें, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इस तरह के वक्तव्य जो है वो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता के द्वारा जो है वो दिया गया है। उसी प्रकार एक दूसरे बड़े कद्दावर नेता वो कांग्रेस के वो सार्वजनिक रूप से इस बात को कबूला है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। तो ये उनकी अंतर्भावना है, और उनको वोट बैंक बना करके माने उनको और उनके माने जो भावनाओं का दोहन करके और सत्ता पर काबिज होना एक उनकी बहुत बड़ी साजिश का वो हिस्सा रहा है। और इस विषय में जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो जीएनपीसी ने अपना वोट बैंक बनाया, अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ जीएनपीसी ही जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे मुख्य जिम्मेदार है ये आरएसएस जो है, ये इसकी प्रमुख भूमिका है, जिसके कारण हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो इन कांग्रेसियों का अब तक जो है वोट बैंक बनने के लिए वो यानी विवश हुए। ये लगातार सवाल इस बात है कि हमारा यह देश जो है भारत के संविधान के द्वारा संचालित ही नहीं है, बल्कि उसके द्वारा नियंत्रित भी है, और आदेशित और निर्देशित भी है। मतलब कि our this nation Bharat is not only conducted but it is controlled, mandated and directed by the Indian Constitution। तो उसके कारण जो है यह हमारा देश जो है एक गणराज्य है, भारत गणराज्य है या भारतीय गणतंत्र है, जो भी है, और इंडियन रिपब्लिक है। लेकिन ये आरएसएस वाले जो है इस तथ्य के विपरीत एक अलग तथ्य लाते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है। हालांकि हिंदू राष्ट्र का वैसे कहना भी जो है बिल्कुल एक झूठ का प्रचार है। तो और ये आरएसएस की जो राजनीतिक उपज है बीजेपी वालों से भी कई बार, और वो बीजेपी वाले जो कि मंत्री हैं और गृह मंत्री वगैरह, उनसे भी पूछा गया कि भाई आखिर ये हिंदू राष्ट्र की का हुआ क्या है। तो अमित शाह जैसे लोग
वो भी हिल गए कि ये बताने के लिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, कि ये भारतीय गणतंत्र है, चूंकि वो संविधान की शपथ लेकर के ही जो है वो गृह मंत्री बने थे, तो वो भी हिल गए। तो निश्चित रूप से ये आरएसएस के द्वारा जो है एक बहुत आरएसएस ही नहीं बल्कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका हमेशा ये इस तरह का भ्रम फैलाता है कि हिंदू राष्ट्र, और सिर्फ बीजेपी आरएसएस ही नहीं, और भी जो दूसरे जो दल हैं वो इसी का हुआ कि हिंदू राष्ट्र है। और असदुद्दीन ओवैसी हमेशा हर बात में बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बन गया। ये बहुत बड़ा एक झूठ का एक हुआ है, लेकिन इस झूठ ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को, खास करके उनमें जो माने कट्टरवादी सोच के जो उनके धर्मगुरु हैं मौलवी मुल्ला, और तो उनके द्वारा भी इस तरह का मैंने दुष्प्रचार किया गया कि हाँ भाई ये जो आरएसएस कोई सड़क छाप संगठन नहीं, बहुत बड़ा संगठन है। जब ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र है तो वो हिंदू राष्ट्र होगा। और तो इसकी मैंने दहशत और झूठ का पूरा प्रचार किया, और अब हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में इस तरह की दहशत फैलाई कि ये हमारा जो है वो हिंदू राष्ट्र है। और तो कांग्रेस जो है जेएनपीसी इस बीच में कूदी, और सबसे पहले वही कि भाई ये हिंदू राष्ट्र माने है या नहीं है, लेकिन ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और लेकिन हमारे साथ आओ, हमारा वोट बैंक बनो, तो हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो हिंदू राष्ट्र के हौवे ने जो है बहुत बड़ा नुकसान किया है, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इन कांग्रेसियों का वोट बैंक बनने में। और इन कांग्रेसियों का सत्ता में बने रहने का मतलब है भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप। तो भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप सिर्फ कांग्रेसियों के ही कारण नहीं है, बल्कि इसमें सबसे बड़ा हाथ है आरएसएस का। हिंदू मुस्लिम तो जेएनपीसी ने चलाई, और इसी ने हमारे देश में करीब हजारों के आसपास जो है वो सांप्रदायिक दंगे भी करवाए, और किसी भी दंगे की जांच तक नहीं हुई। और उन दंगों के कारण जो है हमारे विशेष करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को शिविरों में भी यानी रहना पड़ा। और हर दंगों का जो कैरेक्टर रहा है, कैरेक्टर ये रहा है कि इसी जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और या कांग्रेस, बाद में तो और भी जो दल पैदा हुए समाजवादी और आरजेडी इत्यादि के, तो इन्हीं कांग्रेसियों के द्वारा माने पेट्रोनाइज्ड या उनके द्वारा पाले गए जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में इस तरह के तत्व हैं, उन्हीं के द्वारा जो है हर मौकों पर, चाहे वो मतलब कि वो आपका रामनवमी का अवसर हो, चाहे और भी अवसर हो, इस पर पत्थरबाजी इत्यादि जो है वो यानी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला ये काम जो है ये कांग्रेसी जो है अपने उन तत्वों के द्वारा जो है वो करवाते हैं। और इस तरह से सांप्रदायिक जो है वो आग भड़कती है, दंगे भी होते हैं। और जब एक जो है ज़्यादा आबादी वाला जो हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका जब भड़क जाता है तो एक बड़ी हिस्सा में वो तब्दील हो जाता है। और फिर उसके अंततोगत्वा शिकार जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही होते हैं। लेकिन शुरुआत इन माने जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उनका चरित्र रहा, उनका कैरेक्टर रहा है कि शुरुआत जो है इसी कांग्रेसियों के इसी जेएनपीसी के जो पाले हुए या पेट्रोनाइज्ड जो तत्व हैं वो शुरू करते हैं। और होता और देश भी देखता होगा कि जब भी इन पर कोई कार्रवाई होती है, बुलडोजर या कुछ भी होता है, तो ये इनके समर्थन में वो खड़े हो जाते हैं।
या खड़े हुए देखते हैं। और इन समूह का एक यानी हर इस तरह के सांप्रदायिक पाप को ढकने के लिए जीएनपीसी वालों के, जीएनपीसी नहीं बल्कि जीएनपीसी है, आरजेडी, समाजवादी इत्यादि हैं, टीएमसी वाले हैं, वो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करते रहते हैं। भारतीय जनता दल ने इन्हीं वीडियो के जरिए यह स्पष्ट किया हुआ है कि सेकुलरिज्म हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। सेकुलरिज्म या जो है वो या धर्म निरपेक्षता हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। यह तो जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, वो इमरजेंसी के दौरान इसने छल कपट के द्वारा, संवैधानिक छल कपट के द्वारा जो है ये जो है अपने संविधान के प्रस्तावना में इसने दो शब्दों के और दो शब्द इसमें दो शब्द, एक शब्द वो डलवाई थी ये सोशलिस्ट, और एक शब्द डलवाई थी इंटेग्रिटी, दो शब्द, और तीसरा शब्द ये डलवाई थी ये मैंने सेकुलर। तो और वो और कब डलवाई थी? इमरजेंसी में। और उसको इसने पारित भी करवाया। तो एक बंधक बनाई हुई है, एक जो है वो यानी बंधक बनाई हुई संसद के द्वारा, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं कैप्टिव पार्लियामेंट। कैप्टिव पार्लियामेंट मतलब जिसमें विपक्ष हो ही ना, जिसमें विपक्ष ना हो। तो इमरजेंसी के दौरान ये सारे विपक्षी नेताओं को इसने जो है वो जेलों में बंद कर दिया, और उस बंधक बनाई हुई संसद के द्वारा जो है या कैप्टिव पार्लियामेंट के द्वारा इस तरह का ये संशोधन करके वो संविधान संशोधन ये पारित करवाया। कहने का मतलब पूर्णतः संवैधानिक छल करके जो है वो सेकुलरिज्म का या धर्म निरपेक्षता का एक शब्द वो लाई। और ये धर्म निरपेक्षता का इतना दुरुपयोग हुआ, और इतना दुरुपयोग हो रहा है कि समाज में जितने भी विखंडनकारी ताकतें हैं या भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं और जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जितना भी इस देश को लूटने वाले हैं, सब जो है इसी सेकुलरिज्म का वो ढाल बनाते हैं। जिस सेकुलरिज्म शब्द को उस गद्दार इंदिरा गांधी ने संवैधानिक छल करके इमरजेंसी के दौरान जो है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में डलवाया, और एक बंधक बनाई हुई संसद के द्वारा उसको पास करवाया, पारित करवाया। और बात बराबर उठती है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके विषय में। तो बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया गया है इसी जीएनपीसी के द्वारा, इसी कांग्रेसियों के द्वारा। इन्होंने देश को चलाया नहीं बल्कि देश को लूटा है, हर वक्त लूटा है। और इसकी लूट के विषय में जो बीजेपी के जो नेता हैं वो बोलते तो रहते हैं, इस बात उनके बोलने में यानी कोई कमी नहीं होती है। और खास करके जब 2014 का जब लोकसभा चुनाव के समय या उसके दौरान यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी महोदय जो है वो बोले थे कि इस कांग्रेस ने इस देश को बेतहाशा लूटा है। और उस लूट का अंदाज इसी बात से लग सकता है कि उन्होंने कहा कि यदि, और ये बात कहाँ कह रहे थे? भोपाल में, कि यदि 1 लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और फिर किसी दूसरे मौके पर उन्होंने यह भी कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को लूट कर जो काला धन जमा किया है विदेशी बैंकों में, अच्छा, और उस जो जमा किया है, ये कई खबरें हैं कि आज की तारीख में कम से कम 1300 लाख करोड़ से लेकर के 1400 लाख करोड़ की वो लूट है। तो और उसको मोदी महोदय ने भी कबूला है, और सार्वजनिक रूप से
2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी कहा था कि यदि वो सारा काला धन मैंने इन कांग्रेसियों के द्वारा लूटे हुए काला धन को अपने देश में लाया जाए तो हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया हो जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक इशारा किया था। अब ये मोदी महोदय बोल गए, बीजेपी वाले भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब इनको करने का वक्त आया कि जब वो जो कालाधन को वापस लाया जाए, तब ये मोदी महोदय बीजेपी वाले उस जेएनपीसी के द्वारा लूटकर जमा किए हुए काले धन पर पूरा गंडुली मारकर बैठ गए। ये बीजेपी वालों की गद्दारी है। देखिए, जब और अभी भी यानी मौके जो है वो इसको इन कांग्रेसियों को जो है वो भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन सरकार इनकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री, सारी एजेंसियां इनकी हैं। अब तक जो है वो 13 लाख करोड़ और 14 लाख करोड़ में से एक पैसा तक तो लाए नहीं, और लाए भी नहीं, और उस पर बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। और उस पर जब मीडिया इनसे सवाल करता है तो बड़े बेहयाई से ये बीजेपी प्रवक्ता बोलते हैं कि मोदी जी ने तो बहुत इसके लिए प्रयास किया, लेकिन एक भी पैसा कालाधन इनको मिला नहीं। इतना झूठ बोलने वाले ये बीजेपी वाले सब हैं, और वो सिर्फ किस लिए कि इन कांग्रेसियों को बचाने के लिए। तो बीजेपी जो है जो सत्ता में आई है वो जनता की सेवा के लिए नहीं, विकास के कुछ काम कर रही है। विकास के चकाचौंध में वो इस असली तथ्य को वो छिपाने की साजिश कर रही है कि ये बीजेपी वास्तव में जीएनपीसी को बचा भी रही है, जीएनपीसी के पापों को ढक भी रही है। जिस जीएनपीसी से जिस गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी से निजात पाने के लिए हमारे देश के अवाम ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने इनको सत्ता में बिठाया था, वो भी मैंने 2 बार लगातार। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ये जनता के प्रति वफादार होने के बजाय यह देश के दुश्मनों के प्रति ये वफादार है। समस्या यहां पर है। अभी कुछ ही दिन पहले ये हल्द्वानी का भी किस्सा कि हल्द्वानी में जो रेलवे की जमीन पर वो अवैध कब्जा जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तत्वों के द्वारा, ये तो हमारे देश में सर्वविदित है कि अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इन जीएनपीसी वालों ने बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दिया, अपने देश में लाए, और बांग्लादेशी को भी और जो यानी रोहिंग्या को उसको लाए और ला करके यहाँ पर बसाया भी। और इसके बाद उनके सभी उनके सभी कागज, उनका जो है राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, सभी इन जीएनपीसी वालों ने और उसी में ये भी शामिल है आम आदमी पार्टी वालों ने बनवाया। तो बना करके फिर जितनी भी सरकारी जमीन है उस पर वो कब्जा करा है। जहाँ तक हल्द्वानी का सवाल है, ये भी बात खुल के आ रही है कि वो नारायण दत्त तिवारी था, तो उसकी कोई पत्नी थी। अब कैसी पत्नी है वो इस पर हम नहीं जा रहे हैं। उसकी पत्नी के भी विषय में तमाम इस तरह की विवाद हैं। तो वो जो तथाकथित पत्नी थी उसी के द्वारा जो है वो उसने शह दिया और इस तरह के तत्वों को, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को, उन तत्वों को वहाँ पर रेलवे की सरकारी जमीन पर कब्जा करवाया। और जब उसको खाली करने का जो है रेलवे जो है 20 साल तक संघर्ष करती रही, और जो है उत्तरांचल हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया
और उत्तरांचल हाईकोर्ट के खिलाफ जब जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस केस को उत्तरांचल हाईकोर्ट को भेज दिया कि भाई इसकी सबकी सुनिए, सबकी सुनने के बाद फाइनल जब फिर ऑर्डर दिया कि नहीं भाई इसको खाली करना है, तो फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना एक मानवाधिकार का एक तख्ती एक जो है प्ले कार्ड दिखा दिया सबको कि भाई नहीं भाई ये एक बैग आप जो है वो खाली नहीं करा सकते। तो खैर सुप्रीम कोर्ट का तो अलग अलग से रोना है कि भाई वो जो उनका जो मानवाधिकार कितना सेलेक्टिव है, कितना माने पक्षपाती है कि इन्हीं सब मामलों में उनको दिखता है मानवाधिकार, लेकिन वहीं पर हमारे जो पुलिस बल वाले मारे जाते हैं, हमारे जो है वो सेना के जवान मारे जाते हैं, और ये आतंकवादी जो है आकर के जो है हमारे लोगों की हत्या करते हैं। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हुआ चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, उनको नहीं दिखता। इनको सारा मानवाधिकार जो है देश के अपराधियों के प्रति और देश के आतंकवादियों के प्रति होता है। ये अलग से जो है वो न्यायालय का रोना है। तो और अवैध जो अवैध संपत्ति को जो है वो कब्जे आए हुए हैं। तो ये जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकार का एक तख्ती दिखा दिया उनको। अब देखिए इनका कब तक मामला आगे बढ़ता है, कब तक ये मामला जो है वो सुलझता है। और इतना ही नहीं, ऐसे कब्जा करा है और इन जेएनपीसी वालों ने वक्फ बोर्ड के संबंध में जो है वो 1995 में हाँ 1995 में उसको जो है वो निर्बाध शक्तियां देती हैं कि किसी की भी संपत्ति जो है वो ले सकते हैं और उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। जो वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाकर के आप उसकी फरियाद कर सकते हैं। तो वही जमीन पर कब्जा करने वाले और उन्हीं का फरियाद। तो ये तो वही बात हो गई ना कि वही अपराधी और वही वकील और वही जज। तो फिर वो इस विषय में इंसाफ कहाँ मिलेगा? तो इस तरह का सिर्फ जो मैंने इस तरह की जो मैंने गतिविधि या साजिश जो की गई सिर्फ जेएनपीसी वालों के, जेएनपीसी की तरह मानसिकता रखने वाले, खासकर जेएनपीसी भी और आम आदमी पार्टी वाले भी और ये सब। तो खैर आम आदमी पार्टी उसमें नहीं बनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी क्योंकि इसी जेएनपीसी की एक उपज है, उसका एक अवतार है, तो वह भी जेएनपीसी के ही जो है कई पद चिन्ह पर वो चलती है। और ये जेएनपीसी देश की गद्दार तब भी थी, हर वक्त थी और आज भी है। दुख इस बात का, दुख माने विचित्रता, माने देश के लिए दुखड़ा ये है कि ये बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन इस जेएनपीसी को देश विरोधी कभी नहीं कहती है। ये उसकी नीति है। और भारतीय जनता दल ने अपने कम से कम 1200 से ऊपर वीडियो के द्वारा बताया है कि ये जेएनपीसी हमेशा भारत विरोधी इसका चरित्र और करतूत रहा है। आज़ादी जो अंग्रेजों वाली गुलामी के वक्त जो आज़ादी की जंग थी, उस वक्त भी इस कांग्रेस ने इस कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, वो अंग्रेजी सरकार की गोद में बैठ करके या इसको आप यूं कह सकते हैं कि बल्कि वो उसका एक मुखबिर और दलाल बन करके, उसका चमचा बन करके नाम मात्र को सब कहते रहे। और इस बात को जो जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं, वह भी इस बात को कबूलते हैं कि भाई कि इस कांग्रेस पर वो आज़ादी की जंग के दौरान इस कांग्रेस पर तोहमत या एलिगेशन लगता था कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। तो बात वही है, सेफ्टी वाल्व की भूमिका या दलाली या मुखबिरी, वही भूमिका सब करते रहे।
इसको विस्तार से तो नहीं, लेकिन कुछ नमूने के तौर पर इन जो वीडियोस जो भारतीय जनता दल ने जारी किया हुआ है उसमें बोला गया है कि किस प्रकार इन सबों ने अंग्रेजों के लिए दलाली भी की, मुखबिरी भी की, और नामात्र को वो जेल में गए। जेलों में भी जो है इनको दामादों जैसी सुविधाएं मिली, और वहीं पर हमारे क्रांति का जो है क्रांतिकारियों को यानी कठिन से कठिन यातनाएं दी गई। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार की जो कालकोठरी की सजा वो जो है यानी वो भुगतनी पड़ी। इन सबों की साजिश ये थी कि एक तो जेएनपीसी वाले इन अंग्रेजों से मिलकर के जो है और उनकी गोद में बैठ करके उनकी दलाली करते रहे, उनकी मुखबिरी करते रहे, और उनकी चमचागिरी करते रहे, और वो प्लेकार्ड जो लिए थे, मैंने जो तख्ती लिए थे, जो मुखौटा जो पहने थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो हमारे अमर शहीद जो कि तमाम मैंने इसकी जेलों में यातनाएं सह रहे थे, और जिन्होंने अपने प्राण दिए और प्राण दिए, उन अमर शहीदों को हमेशा ये बदनाम भी करते रहे और हमेशा उनको पृष्ठभूमि में ये रखवाते भी रहे। आज जब इसकी बात उठ रही है तो ये बीजेपी के लोग जो है यानी उन अमर शहीदों को महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ करके बस नाम मात्र को दीवार को छूने के नाम पर जो है बस यही कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबका हाथ है और कांग्रेस का भी हाथ है। इस तरह की बात कहना जो है हमारे उन अमर शहीदों का सीधा सीधा अपमान है। तो बीजेपी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है वो बहुत इस देश की इतनी बड़ी गद्दार पार्टी है कि किसी न किसी तर्क के द्वारा जेएनपीसी को हमेशा वो जानती है कि निश्चित है कि जेएनपीसी के पूर्णतः बेनकाब होने का वक्त आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो अब उसको बचाने की साजिश शुरू कर दिया है। कल ही मैंने एक वक्तव्य देखा कि आज़ादी के लिए तो बस अमित शाह महोदय ये कह रहे हैं कि भाई इतिहास को अंग्रेजों की निगाह से देखा गया, माने हमेशा जो है यानी भटकाने वाली बात। बीजेपी वाले जो है अब इस कदर यानी देश विरोधी माने गतिविधियों में, उसके दृष्टिकोणों में, उसके आचार व्यवहार में लिप्त हो गए हैं कि सिर्फ इस कांग्रेस को बचाने के चक्कर में कोई कह रहा था कि अरे भाई ये कांग्रेस तो खत्म हो रही है। कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस का काफी हिस्सा जो है इसे बीजेपी ने अपने में आत्मसात कर लिया है, नंबर एक। और कभी भी वक्त आएगा जो जितने को अपने साथ लिया, जिन कांग्रेसियों को, जिन जेएनपीसी वालों को बीजेपी ने अपने साथ में लिया है, वो किसी भी वक्त आने पर जो बीजेपी कमजोर होगी ये भरभरा करके यानी फिर वापस ये भाग जाएंगे। बीजेपी वाले भूले नहीं इस बात को, सब के सब भाग जाएंगे। ये तो समय माने कुछ समय के लिए बीजेपी उनके लिए एक पार्किंग स्पेस बन गया हुआ है। तो अमित शाह महोदय कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में सिर्फ एक ही बात मैंने किसी एक का ही योगदान नहीं, सभी का योगदान है। यह कहने का क्या मतलब है? अमित शाह महोदय मैंने आपने उस गद्दार नेहरू को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को सुभाष चंद्र बोस के बराबर ला करके आपने वो खड़ा कर दिया। उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को आप जो है चंद्रशेखर आजाद के सामने लाके खड़ा आपने कर दिया। तो ये अमित शाह जैसे लोग या तो उनको ज्ञान नहीं है या वो साजिश वो चला रहे हैं। अमित शाह जी के विषय में ये कांग्रेस वाले, जेएनपीसी वाले, मैंने अक्सर देखा है कि जो जेएनपीसी के समर्थक हैं
कांग्रेस के समर्थक हैं, जब भी भ्रष्टाचार की बात करिए तो अमित शाह जब भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करिए तो वो अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं अमित शाह के द्वारा भ्रष्टाचार। उसके जितने भी पत्रकार वगैरह हैं वो मैंने तो कहा ना कि इस बीजेपी से इस देश को बहुत दुख रहा है। देश विरोधी जितने भी पत्रकार हैं, देश विरोधी जितना भी मीडिया है, देश विरोधी जितने भी बौद्धिक वर्ग हैं और देश विरोधी जितनी ताकतें हैं राजनीतिक दलों में, सब जो है बेखौफ और निर्बाध रूप से भारत विरोधी गतिविधियों का तांडव कर रहे हैं मोदी जी के शासन के तत्वाधान में। तो कोई एक दीपक शर्मा और एक जो पुनः प्रसन्न वाजपेयी सब ये कह रहे थे, यानी जो है अमित शाह जी के लिए कि जब चुनाव आता है तो आप गुजरात में आप चले जाइए, गुजरात के किसी होटल में वो नोटों के गिनने की मशीन वो आप पाएंगे, तमाम सूटकेस भरे हुए तमाम जो है कैश आप पाएंगे, वो जय शाह जो इनके बेटे हैं उनके लिए। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि अब वो उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैंने एक जांच का विषय है, लेकिन ये दीपक शर्मा, ये पुनः प्रसन्न वाजपेयी उस जीएनपीसी के लूट के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। एक तो ये तथ्य है, लेकिन दीपक शर्मा और जो है वो पुनः प्रसन्न वाजपेयी जो पत्रकार हैं, जो कि पहले कुछ यानी टीवी चैनलों पर उनको काम मिला था, वहाँ से बेरोजगार हो गए हैं। खैर, तो इन सबों ने अपना कुछ वो यूट्यूब पर वो चैनल खोल लिया है। तो वो तो जो कर रहे हैं वही काम अमित शाह जैसे लोग, बीजेपी के लोग जो है इस जीएनपीसी के लूट के पाप को ढकने की साजिश कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। मतलब कि जो जीएनपीसी के जो उनके चाटुकार पत्रकार हैं, जैसे कि दीपक शर्मा, पुनः प्रसन्न वाजपेयी, वह जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए उसकी लूट के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। और वो जो है अमित शाह के बेटे जो जय शाह के विषय में तमाम इस तरह की बातें कि जब भी विधानसभा का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव आया, तो गुजरात के होटलों में चले जाइए, वहाँ नोटों के गिनने की मशीन आप पाएंगे, और जो कि जय शाह को देने के लिए। और सिर्फ जो है इस तरह का तर्क, इस तरह का हुआ जो खड़ा करते हैं, सिर्फ जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए मान कि लूट के तथ्य को ढकने के लिए। और अमित शाह जैसे लोग भी उसी जीएनपीसी को बचाते हैं। दुख मैंने जो यानी विचित्रता कह लीजिए या दुख कह लीजिए, ये है उसमें। भारतीय जनता दल का बस इसमें यह कहना है कि वो जो है, जो जय शाह का जो विषय है, क्योंकि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, और यह अमित शाह के रूप में ये जांच का विषय हो सकता है। और ये भी इस बात में भी सच्चाई है कि ये बीजेपी वाले भी कांग्रेसियों के ही तर्ज पर ये भ्रष्टाचारी बन रहे हैं। ये भी एक है उसमें, और काफी लोगों का नजरिया है कि बीजेपी वाले भी कांग्रेसियों की तर्ज पर इस देश में भ्रष्टाचारी बन रहे हैं मोदी जी के तत्वाधान में। और कई इनके ऐसे जो कारनामे हैं बीजेपी वालों के, वो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, खास करके। और तो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का मुखौटा, जिस प्रकार ये कांग्रेसी जो है आज़ादी की लड़ाई के अंग्रेजों की गुलामी के वक्त में आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके भारत विरोधी गतिविधियों में मतलब कि उन्हीं अंग्रेजी सरकार के मुखबिर बने रहे, दलाल बने रहे, और उसके चमचे बने रहे,
जिनके जिनके खिलाफ हमारे देश के लोग जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इस देश से बेदखल करने के लिए। और हमारे करीब 7 लाख मतलब सुभाष चंद्र बोस, हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला इत्यादि को मिला करके 7 लाख जो है हमारे अमर शहीदों ने प्राण दिए। और ये सब जो है कांग्रेसी जो है उनके जो है मुखबिर और दलाल वो बने रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में तो एक तो शुरू में यानी जब अंग्रेज यहाँ से गए, शुरू में ये इस तरह का हुआ, इस तरह का झूठ, इस तरह का दुष्प्रचार इन पीसी वालों ने किया कि आज़ादी सिर्फ जो है गांधी और नेहरू ने लाई, कांग्रेसियों ने लाई। अब जब भारतीय जनता का दल उसकी वास्तविकता कि नहीं भाई इन्होंने लाई नहीं, बल्कि ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थे। हमारे अमर शहीदों ने जिन्होंने प्राण दिया, जान दी अपनी, उनकी शहादत कुर्बानी की बदल तो जो है वो अंग्रेज भागे हैं। तो अब जो है उसी बात को ढकने के लिए अब ये बीजेपी वाले आगे ये तर्क लेके आ गए हैं कि नहीं भाई आज़ादी में सबका हाथ था, कांग्रेस का भी हाथ था, उसको उसमें एक भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा करने के लिए। सवाल इस बात है कि जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है, एक तो वो जब उनका शासन था तो ये दिखा रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ उन्होंने नहीं लड़ी है और उन्हीं की बदौलत जो है आज़ादी मिली और उन्हीं की बदौलत अंग्रेज भागे। अब ये तथ्य जो है बिल्कुल जो है धीरे धीरे साफ हो रहा है। अब इतना तो साफ हो ही गया कि अंग्रेज जो यहाँ से भागने को मजबूर हुए वो गांधी महोदय की डंडी मंडी के कारण वो नहीं भागे थे। और जो गाना बनाया गया था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, वो बिल्कुल झूठा था। वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी जो आज़ाद हिंद फौज, उसकी जो 60,000 उनके सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, तो अंग्रेज आज़ादी की जंग में 60,000 मैंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में से 28,000 जो हमारे आज़ाद हिंद फौज के जवान जो शहीद हो गए थे, उनकी कुर्बानी शहादत से प्रेरित होकर के अंग्रेजी फौज में बगावत हो गई। और बगावत शुरू हुई थी पहले नौसेना, मतलब जो जिसको बोलते थे रॉयल इंडियन नेवी, रिन, और इसके कारण जो है वो अंग्रेज भागने को मजबूर हुए, क्योंकि अंग्रेज जो है इस देश में जो शासन कर रहे थे सिर्फ सेना और पुलिस के बल पर। और जब सेना पुलिस में ही बगावत हो जाए तो कब तक वो ठहरते। तो इससे ये तथ्य स्थापित हो गया, और जो कि अभी इसका कबूलनामा भी आ रहा है कि अंग्रेज इस देश में भागने को मजबूर हुए सिर्फ जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आज़ाद हिंद फौज के शहादत की बदौलत। तो अब ये चीज झूठी हो गई कि जो सब फैलाते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। इसके विषय में तो भारतीय जनता दल ने भी बताया था कि ये जब गाना चलता है तो किसी भी देशभक्त को उभकाई जाती है कि देखिए क्या झूठ जो इन्होंने सब फैलाए हुए हैं और परोस रहे हैं, पूरा जो है लोगों के दिमाग में ये ठूसे हुए हैं। और फिर ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो है इन समूह ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली भी नहीं, वो सीधे भारत को एक डोमिनियन स्टेटस के रूप में ट्रांसफर ऑफ पावर है। ये रिकॉर्ड में है जो नेशनल आर्काइव में आपको माने राष्ट्रीय अभिलेखागार में या नेशनल आर्काइव में आपको मिल जाएगा। उसमें डोमिनियन स्टेटस के रूप में भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर है, आज़ादी नहीं है। तो ये तीनों बात झूठी।
और ये भी बताया गया कि जिस कांग्रेस के विषय में ये बीजेपी वाले अब कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी हाथ है, इस कांग्रेस के चार राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय घुटने टेक करके हमारा जो दुश्मन थे अंग्रेज, उसकी जो महारानी थी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में खाए थे। तो विक्टोरिया महारानी की कस्में खाने वाले आज वो ये कहें कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो समझ जाए कि इससे बड़ा हास्यास्पद जो है वो क्या हो सकता है। और ये भी बोला गया था कि इसी कांग्रेस का और उसके पहले भी कांग्रेस की स्थापना किस मकसद के लिए की गई थी, यह भी देश के लोग जानते भी होंगे और जानना भी चाहिए। सन 1857 की क्रांति को ये जेएनपीसी वाले जो है आज़ादी की लड़ाई कहते ही नहीं है। तो खैर थोड़ा बहुत ये लिपापोती कर रहे हैं अमित शाह महोदय भाई अपनी पहली क्रांति। अब आप लोग जानते होंगे कि आखिर ये जेएनपीसी वाले जो है वो सावरकर जी का विरोध क्यों करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं, उसका मुख्य कारण ये है, और इसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। ये कायर बीजेपी वाले कभी भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ जो है सावरकर जी के बराबर के बराबर जो है वो यातनाएं सहने वाला कोई नहीं है, बल्कि तुम लोग जो उन अंग्रेजों के दामाद बने रहे और तुमको अधिकार मिल गया जो है वो सावरकर जी पर टिप्पणी करने का, जो कि 38 साल जो बेचारे जेल में रहे और 13-14 साल जो है वो कठिन जेल की कठिन यातनाओं को उसको सहा। तो इस तरह के जवाब भी बीजेपी वाले इन जेएनपीसी वालों को, कांग्रेसियों को नहीं देते हैं। सिर्फ एक ही मकसद आता है कि इन कांग्रेसियों को बचाना, उनकी रक्षा करना। यह कई बार बोला भी गया है कि बीजेपी की यह कृति जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी कैडर में भी यह अनुभूति चल रही है कि ये बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर जो है जिसने वोट लिया, सबसे सत्ता में आसीन हुई, आज वही बीजेपी जो है इन देश के दुश्मनों जेएनपीसी जैसे देश के दुश्मनों को बचाने का काम ही नहीं बल्कि वो षड्यंत्र कर रही है। यह किसी को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा वो कर रही है। और इससे भी बड़ा षड्यंत्र बीजेपी का ये चल रहा है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको बचाने के षड्यंत्र में तरह तरह के ये हथकंडे ये अपना रही है। देश विरोधी ताकतों को दो तीन तरह से वो संबोधित कर रही है बीजेपी कि ये हिंदू विरोधी हैं, यानी मोहनदास करमचंद गांधी हिंदू विरोधी थे, नेहरू हिंदू विरोधी थे, या जो भी इंदिरा जो हिंदू विरोधी थी। ये नहीं कहते हैं कि ये सब भारत विरोधी थे। तो बीजेपी वालों के क्या षड्यंत्र जरा देखिए। देश विरोधी होना और किसी व्यक्ति का और किसी धार्मिक संगठन का विरोधी होना फर्क ही नहीं, बल्कि उसके पाप को, उसके देश विरोधी पाप को ढकने का एक जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जितने भी मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, चाहे नेहरू हुआ, ये बहुत खतरनाक किस्म के देश विरोधी थे। हर वक्त उसको ये जब इसकी बात आती है तो उसको ढकने के लिए जो बीजेपी के जो कट्टरवादी तत्व हैं या इस तरह की जो बात फैलाए हैं, तो इस तरह की बात वो ये फैलाते हैं कि साहब ये जो है ये सब जो है वो हिंदू विरोधी थे, देश विरोधी नहीं है। राहुल गांधी कोई ले लीजिए ना, बताइए। राहुल गांधी ऐसा गद्दार इसमें जो है ये मोदी जी के द्वारा पाला जा रहा है, नंबर 1। दूसरा जो है हमारे देश के लोग अभी भी
मैंने अभी भी मैंने इस भ्रमजाल में है जो है कि यह राहुल गांधी जो है एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बन सकता है। वो लोग यानी वो लोग जाने इन तथ्यों से लगता है कि बिल्कुल बेखबर हैं क्या क्या कि इस राहुल गांधी ने क्या क्या गद्दारियां की हैं अपने देश के खिलाफ। बाकी चीजें देखिए, जहां देश का प्रश्न आता है, निश्चित रूप से हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस बात पर 100% सहमत होंगे कि देश का महत्व जो सबसे ऊपर, और इस राहुल गांधी ने देश के साथ गद्दारी की है। दुश्मन चीन के साथ इसने समझौता किया 2008 में, और उस समझौते के गवाह रहे उसमें चीन के उपराष्ट्रपति, जो कि इसमें राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग थे उस पक्ष से, कम्युनिस्टों के पक्ष से, और कांग्रेस के पक्ष से गवाह थी यही गद्दार सोनिया गांधी। और 2008 में वुहान में ये समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो है इस गद्दार राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से $800 मिलियन का रिश्वत लिया, और वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। और उसके एवज में इसने जो है पूरा बॉर्डर खोल दिया, मैंने पूरा सीमा खोल दिया चीनी सेना को या चीनियों को भारत में घुसवाने के लिए। तो 70,000 वर्ग मील तो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो 62 में जो है वो दुश्मन चीन को सौंप दिया था। इसके बाद ये गद्दार राहुल गांधी वो समझौता करके 15,000 वर्ग मील और घुसवाया उसने। तो और वो घुसवाया और जो है भारत का बाजार जो है उस दुश्मन चीन के लिए खोल दिया। तो और भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो तभी से चल रहा है। वो तो कोई आंकड़ा देखिए बता रहा था कि यानी 2004 के पहले जो है जो भी व्यापार हो रहा था तो उसमें जो है यानी व्यापारिक घाटा मुश्किल से $1 बिलियन का था। लेकिन इन समूहों ने व्यापारिक वही समझौता करके भारत के खिलाफ समझौता करके, हालांकि ये समझौता भी कितना अनैतिक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कि हमने तो ऐसा समझौता देखा नहीं। जहाँ दो देशों की बात होती है तो उनकी सरकारों के बीच में समझौता होता है। वहां की दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियों के बीच में इस तरह का समझौता हो, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि ऐसा समझौता तो तुमने कभी देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी काफी कायर रहती है, तो इस तरह के मामले में बहुत कायरता दिखाती है। उसने सरकार को आदेश भी नहीं दिया कि भाई इसकी जांच करवाओ, नहीं बोली ना। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का तो रोना अलग से है, और वो ज्यादा दुखड़ा है उससे। मतलब कि इस जेएनपीसी वालों को भी कोई संस्था इन सबों ने छोड़ी नहीं है। वहां भी मैंने ये सत्यता है कि न्यायपालिका में भी इस जेएनपीसी वालों ने अपने और कम्युनिस्टों के तत्व जो है वो छोड़ रखे हैं। और जब से ये कॉलेजियम सिस्टम है तब से तो वो परमानेंट हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखती है। यही कारण है। और मौके इन देश के गद्दारों को जो है वो बचाती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक तो उसने कह दिया कि भाई कि इस तरह का समझौता हमने नहीं देखा। लेकिन मैंने देश के प्रति जो है और देश की सुरक्षा के प्रति बिल्कुल चिंता का अभाव का प्रदर्शन उसने किया। और उसने ये आदेश नहीं दिया कि इस तरह के समझौते की सरकार जांच करवाए। तो खैर, तो वो जो है इस जेएनपीसी वालों ने जो व्यापारिक घाटा है जो कि $1 बिलियन था 2004 के पहले, उसको
उसको 63 मैंने $63 बिलियन के आसपास करा दिया। तो खैर मोदी जी के ज़माने में वो किसी वक्त में वो 95 माने $95 अरब पहुंच गया था। फिर मोदी जी शायद उसको नीचे ला रहे हैं, शायद 57 या मैंने 50 और 60 बिलियन डॉलर के बीच में अभी भी वो व्यापारिक घाटा चल रहा है दुश्मन चीन के साथ। तो इतनी बड़ी गद्दारी, ये बीजेपी वाले ये कदाप नहीं कहते हैं कि भाई देश के गद्दार तुम हो, तुमने जो है चीन के साथ जो है इस तरह का समझौता किया और जो है चीन या चीनी सेना को इस देश में घुसवा दिया और जो है व्यापारिक घाटा तुमने जो है दुश्मन चीन के साथ और किसी के साथ दुश्मन चीन के साथ तुमने करवा दिया। तुम इस देश के सबसे बड़े गद्दार हो। ऐसा ये कायर किस्म की बीजेपी, कायर ही नहीं बल्कि इसको सच्चे रूप में देखा जाए कि देश के गद्दारों को बचाने वाली पार्टी जो है, जो कि अपने को राष्ट्रवादी करती है, यह भी किसी भी गद्दार से कम नहीं है। जो देश के गद्दारों को बचाया है वो कैसा राष्ट्रवादी। और फिर आज से 5 साल पहले डोकलाम का मुद्दा था और डोकलाम क्षेत्र पड़ता है भूटान में। और मैंने बताया था कि भारत का नक्शा देखिए तो किशनगंज जो बिहार का एक ज़िला है और जो सिलीगुड़ी जो ज़िला है इसका पश्चिम बंगाल का, उन दोनों के बीच में एक 50 किलोमीटर लंबा और 18 या 20 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है। तो वो गलियारा नक्शे में दिखता है कि किसी मुर्गा या मुर्गे की गर्दन है, मतलब कि चिकन नेक है। यह चिकन नेक सामरिक दृष्टि से बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही वल्नरेबल है, आप कह सकते हैं। और मतलब कि बहुत ही वो महत्वपूर्ण भी है। देश के दुश्मनों को, चाहे वो दुश्मन भारत के अंदर के हों या भारत के बाहर, उनकी नज़र इसी चिकन नेक पर रहती है। शर्जील अहमद जो है, जो कि इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो माने वो भारत विरोधी इस तरह का देश के गद्दार वो शर्जील अहमद ने भाषण दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि यदि उस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से कट जाएगा। और हमारा दुश्मन चीन की भी नज़र उसी चिकन नेक पर रहती है। उसी चिकन नेक पर नज़र रखने के लिए, जब उसको नियंत्रित करने के मंसूबे से वो डोकलाम में अपना कब्जा वो जमाना चाहता है। और वो क्षेत्र जबकि भूटान का पड़ता है, तो ये सब लेकर के अपना जेसीबी और भी रोलर लेकर वहाँ पहुँच गए सड़क वगैरह बनाने के लिए। भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। इसे सिलसिले भारत को दखल देना पड़ा और भारत की सेना भी वहाँ पहुँच गई और उसने मना किया कि इस तरह का आपको काम नहीं करना, आपको सड़क नहीं बनानी है। तो दोनों देशों की सेनाएं आपस में करीब 2.5-3 महीने आमने सामने रही और बाद में वो चीन वहाँ से हटा। खैर, तो उस दौरान जबकि दोनों देशों की सेनाएं यानी हमारी फौज और दुश्मन चीन की फौज आमने सामने डटी हुई थी 2.5-3 महीने, और युद्ध जैसी भी एक भयानक स्थिति बनी हुई थी कि किसी वक्त भी युद्ध छिड़ सकता है। इतने नाजुक दौर में ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है। जरा देखिए इसकी गद्दारी। और जो वो चोरी छिपी मिलता है और शुरू में झूठ भी बोलता रहा। शुरू में ये झूठ भी बोलता रहा ये गद्दार राहुल गांधी कि हम नहीं मिले। काफ़ी जब कई लोगों के द्वारा, मीडिया आदि के द्वारा जब घेरा गया, तब ये कबूला कि हाँ मिले थे।
तो तो चूंकि एपिसोड ये लंबा हो रहा है, आगे भी बताएंगे। इसकी तमाम गद्दारियां हैं देश के खिलाफ। हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए, बाकी चीजें पीछे, ये देश का गद्दार है। बीजेपी वाले भी गद्दार नहीं करते हैं। इन तथ्यों का वर्णन करेंगे, सुधांशु त्रिवेदी जो है इन तथ्यों का वर्णन करेगा, लेकिन वो सुधांशु त्रिवेदी कभी भी इनको गद्दार नहीं करता है। बीजेपी वालों की देश के खिलाफ की गद्दारी को बीजेपी वालों की देश के खिलाफ गद्दारी को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि इतने घोर गद्दार राहुल गांधी को सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो है उसको गद्दार तक नहीं कर, जबकि सब वो वर्णन कर देंगे, और वो वर्णन जो है विस्तार से करते भी नहीं है, सिवाय दीवार छूने के बराबर उसका नाम लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो जीएनपीसी की गद्दारी से जितना हमारा ये देश त्रस्त है, दुखी है, उतना उससे अधिक दुखी है ये देश जो है इन गद्दारों को बचाने का जो षड्यंत्र कर रही है बीजेपी। और भी बीजेपी के लोग दो हुआ है उनका, एक हुआ है कि वो जय श्री राम और हम उनको लाए हैं जो श्री राम को लाए हैं, पता नहीं क्या क्या है, और हिंदुत्व जो है हिंदू राष्ट्र वगैरह, जो दूसरा राष्ट्रवाद। तो इसके विषय में बताया गया था कि ये बीजेपी वाले जो है ये भले जो है वो जो है यानी राम मंदिर के लिए जो है वो फैसला दिलवा दिए हों, लेकिन सवाल इस बात का है कि मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, यह जो है राष्ट्र के प्रतीक नहीं हो सकते। ये आस्था के केंद्र है। अब बीजेपी वालों को बताना ये बहुत जरूरी है कि ये हमारा देश जो है वो धर्म आधारित नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। इसलिए हमेशा जो है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी बातों को आगे बढ़ाना है। तो लेकिन ये बीजेपी वाले वो इस बात को मानते नहीं है। कोई बात नहीं है। और जो इस देश में बढ़ाना है वो सिर्फ हमारे जो राजभक्त रहे हैं और क्रांतिकारी और अमर शहीद रहे हैं, उन्हीं की बात को, उन्हीं के जज्बे के अनुसार जो इस देश में माहौल लाना है। हमारे आदरणीय, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो है शहीद आजम भगत सिंह, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई ऐसी इस तरह कुर्बानी तो नहीं दी, लेकिन जो काम किया है वह जो काम किया इस देश के लिए वह किसी भी अमर शहीद से कम नहीं है। और हमारे जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू के अनुसार इस देश को माहौल की आवश्यकता है। ये जो बीजेपी वाले जो विषाक्त वातावरण बनाया है, जो है हमेशा धर्म आधारित ये देश नहीं है, और हिंदू सनातन धर्म नहीं बल्कि एक पंथ है, इस्लाम भी एक पंथ है। और उस पंथ को व्यक्तिगत रूप से निभाने की सीमा के अंदर उसको रखना होगा। देश में देशभक्ति का माहौल और भारतीय नागरिकता का माहौल, इस माहौल की आवश्यकता है। हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से समझें और इसी को आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।